पहले 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर का यह हमारा यूनिट नंबर 3 है। इस यूनिट के पढ़ने के बाद लास्ट में हम इसका MCQ करेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट को कहानी के जैसे पढ़ लेते हैं। आप ध्यान से केवल सुनिएगा, उसके बाद हम इसके एक एक पॉइंट को पढ़ लेंगे PDF में। पहले मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इस यूनिट नंबर 3 को, हमारा यूनिट नंबर जो 3 है, वर्धन वंश 550 ईस्वी के बाद उत्तर भारत की राजनीति की स्थिति। इसमें हम विशेषतः प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस तीनों के बारे में आपको समझा देता हूँ, इस वर्धन वंश के बारे में, फिर से इसका हम PDF पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्धन वंश बहुत समय पहले की बात है, जब गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो गया था और भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। हर जगह लड़ाई झगड़े और अस्थिरता थी। तभी हरियाणा के थानेसर नाम की जगह से एक नया राज उभरा। उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन एक वीर राजा थे। प्रभाकर वर्धन कोई मामूली राजा नहीं था, वह बहुत ही वीर और शक्तिशाली था। उसने भारत पर हमला करने आए हुणों को हराकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। लोग उसे महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा कहने लगे। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री बेटी थी इनकी। राज्यवर्धन बड़ा बेटा वीर और बहादुर था। हर्षवर्धन छोटा बेटा समझदार और दूरदर्शी था। वहीं राजश्री इनकी बेटी थी, जिसकी शादी मालवा के राजा से इन्होंने किया था। अब हम देखेंगे राज्यवर्धन के बारे में। राज्यवर्धन, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो उसके बाद राज्यवर्धन राजा बना। लेकिन तभी बुरी खबर आई। बंगाल का राजा शशांक ने राजश्री के पति को धोखे से मार डाला और उसे बंदी बना लिया। राज्यवर्धन बहुत गुस्से में था। वे अपनी बहन को बचाने निकला और बहुत से राज्यों को हराया। लेकिन जब वे बंगाल पहुंचा तो शशांक ने छल से उसे मार दिया। यह एक बहुत बड़ा झटका था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 साल का हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। इतनी कम उम्र में राजा बनना आसान नहीं था, लेकिन हर्ष ने यह साबित कर दिया कि वे एक सच्चा शासक है। उसने थानेसर से अपनी राजधानी कन्नौज बना ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्से को जीत लिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा सब उसके साम्राज्य का हिस्सा बन गए। हर्ष का धर्म क्या था? हर्ष बचपन में भगवान शिव का भक्त था, लेकिन बाद में वे बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया। उसने शांति, शिक्षा और दान को बढ़ावा दिया। उसके समय में एक चीनी यात्री हैंसंग भारत आया और उसने लिखा कि हर्ष का शासन बहुत ही अच्छा था। लोग सुरक्षित थे, शिक्षा थी, धर्म को आज़ादी थी। अब हम PDF से सारे पॉइंट को एक एक करके पढ़ लेते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वंश का उदय। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए थे। देश में राजनीतिक अस्थिरता, आक्रमण और आंतरिक युद्धों की स्थिति बन गई थी। इसी समय हरियाणा के थानेसर क्षेत्र में वर्धन वंश का उदय हुआ। इस वंश ने उत्तर भारत में फिर से एकता लाने का प्रयास किया। प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ेंगे। प्रभाकर वर्धन वंश के संस्थापक थे। प्रभाकर वर्धन थानेसर के शासक थे। उन्होंने हुणों के खिलाफ सफलता प्राप्त की। उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। राज्यवर्धन सबसे बड़ा बेटा था। हर्षवर्धन छोटा बेटा था। राजश्री उनकी बेटी थी, जिसकी शादी मालवा के राजा से हुई थी। अब हम राज्यवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। राज्यवर्धन हर्ष का बड़ा भाई थे।
पिता के मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। जब राजश्री के पति को बंगाल के राजा शशांक ने मार डाला और उसे बंदी बना लिया तो राज्यवर्धन ने बहन को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। उसने मालवा पर विजय पाई, लेकिन शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। हर्षवर्धन का शासनकाल। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन राजा बना। उसने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज हस्तांतरित की। हर्ष एक कुशल प्रशासक, योद्धा और धार्मिक व्यक्ति था। उसने कई राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य फैला लिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ भागों को जीता। दक्षिण भारत में उसे चालुक्य राजा कौनते पुलकेशिन द्वितीय को हार का सामना करना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। हर्ष का धर्म। हर्ष बचपन में शिव भगवान शिव का भक्त था। बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, विशेषकर महायान बौद्ध धर्म। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आए और उसने भारत की संस्कृति, धर्म और शासन व्यवस्था का वर्णन किया। अब हम हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों को देख लेते हैं। खुद हर्ष एक विद्वान और लेखक था। उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया और बौद्ध विहारों की स्थापना करवाई। उसकी सभा में बाणभट्ट, जो हर्षचरित के लेखक हैं, जैसे विद्वान शामिल थे। हर्ष का प्रशासन देखते हैं। हर्ष का प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त जैसी थी। भूमि कर, व्यापार कर, सिंचाई कर आदि लगाए जाते थे। समाज में वर्ण व्यवस्था थी और महिलाओं की स्थिति कुछ क्षेत्रों में अच्छी थी। राजा धार्मिक सहिष्णुता अपनाता था। शैव, बौद्ध, वैष्णव सभी धर्मों को संरक्षण देता था। हर्षवर्धन की मृत्यु। हर्ष की मृत्यु 1647 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा और साम्राज्य फिर से छोटे राज्यों में बंट गया। अब हम इस चैप्टर से संबंधित MCQ कर लेते हैं, तब हमारा चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। इनका MCQ कर लेते हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज। प्रभाकर वर्धन किसका पिता था? हर्षवर्धन का। राज्यवर्धन की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? शशांक द्वारा। हर्षवर्धन किस धर्म से अधिक प्रभावित था? बौद्ध धर्म से। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री। हर्ष के दरबार में कौन प्रसिद्ध लेखक था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी किस नाम से लिखी थी? हर्षचरित्र के नाम से। हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक लिखे? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्ष का शासनकाल किस काल में आता है? उत्तर प्राचीन काल में। हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? 1647 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने संरक्षण दिया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन का साम्राज्य दक्षिण भारत तक क्यों नहीं पहुंच सका? पुलकेशिन द्वितीय से हार गए। हर्षवर्धन का साम्राज्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला था? उत्तर भारत में। प्रभाकर वर्धन किस राज्य के शासक थे? थानेसर के। हर्षवर्धन ने किस वंश की स्थापना की? वर्धन वंश की। ह्वेनसांग किस देश से भारत आए थे? चीन से। हर्षवर्धन के बाद उसका साम्राज्य क्यों बिखर गया? कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा।